सभी प्यारे बच्चों और साथीगणों को नमस्कार। आज हम क्लास 9th के स्विक्स में से अध्याय नंबर 2 संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लेसन है और हमारी समझ को एक नया दायरा ये प्रदान करेगा। आपने कभी सोचा है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं या इवन कि हम ड्राइविंग करते हैं, बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने हेलमेट लेना है, हमने अपने कागज़ लेने हैं व्हीकल के, या हम स्कूल में जाते हैं, हमेशा हमारा स्कूल 8 बजे ही क्यों लगता है, एक निश्चित टाइम पर छुट्टी ही क्यों होती है। तो ये सब क्या है, एक नियम है जो हम सबको फॉलो करने पड़ते हैं, हम सबको वो अपनाने पड़ते हैं और उसी के हिसाब से एक बहुत खूबसूरत सी दिनचर्या चलती रहती है। इसी प्रकार से जो ये नियम है ये हमारी सरकार को और लोगों के जीवन को एक रेगुलरिटी प्रदान करते हैं। सरकार कैसे बनेगी, फैसले कौन लेगा, या फिर लोगों के लिए ऐसे कौन से नियम बनाए जाएं ताकि सभी जो लोग हैं वो समन्वय के साथ रह सकें। तो इन सभी नियमों को संकलित कर लिया जाता है और लिखित रूप प्रदान कर दिया जाता है। अब जो हमारे सारे नियम एक लिखित रूप में आ गए, जिसमें प्रशासन कैसा होगा, लोगों की दिनचर्या कैसी होगी, या हमें किन किन नियमों का पालन करना होगा, इन सभी को हम संविधान कहते हैं। और यही हमारे लेसन का नाम है, जिसका नाम है संविधान निर्माण। और इसी लेसन को शुरू करने से पहले एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है कि किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका, जो कि एक अफ्रीका महाद्वीप में पड़ने वाला देश है, वहाँ पर भी हमारे देश की ही तरह अंगोरों का शासन था। अब वहाँ पर जो गोरे थे या अंग्रेज़ थे, और वहाँ पर दूसरे लोग जो वहाँ रह रहे थे वे थे ऐश्वेत। और वहाँ पर गोरों ने अफ्रीका के लोगों के लिए जो था रंग भेद की नीति को अपनाया। रंग भेद की नीति है क्योंकि हमने कहा गोरे, इसका मतलब उनका रंग सफ़ेद था, वो वाइट थे, और जो अफ्रीका के लोग थे वो ऐश्वेत थे। तो उन्होंने अपने आप से बिल्कुल अलग कर दिया ऐश्वेतों को। उनके साथ हर प्रकार का भेदभाव सिर्फ इस आधार पर किया गया कि उनका रंग गोरों से अलग है। इसीलिए इस नीति को रंग भेद की नीति या अपार्थीड कहा गया। नेल्सन मंडेला जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के खिलाफ जो है इस भेदभाव की नीति का विरोध कर रहे थे, और गोरी सरकार ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास, मतलब पूरे जीवन के लिए सज़ा जो है जेल कर दी। उसके बाद अगले 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया। जैसे हमारे देश में होता है ना कि काले पानी की सज़ा जब अंडमान निकोबार में भेजा जाता है, तो ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में रोबेन द्वीप जो है वो बहुत ही भयावह जेल है, जहां उन्हें 28 साल तक रखा गया। उसके बाद है रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। असल में ये रंग भेद का संघर्ष क्या था जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला को इतनी लंबी सज़ा हुई। रंग भेद नस्ली भेदभाव है, नस्ल के आधार पर या रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव। इस व्यवस्था का नाम है दक्षिणी अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाया गया, और दक्षिणी अफ्रीका पे यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने जो है लगाई थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। जैसे हमारे देश में सिर्फ वे शासन करने के लिए आए, और अगर उन्हें कोई पद प्राप्त होता था वो यहाँ पर रहते थे, लेकिन ऐसा दक्षिण अफ्रीका में नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गए और स्थानीय शासन भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। स्थानीय शासन का अर्थ होता है कि ग्राम लेवल पर पंचायतें और शहर लेवल पे नगर पालिका। तो रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला था, लेकिन उनकी आबादी थी 3/4 और उन्हें कहा गया ऐश्वेत। और 3/4 आबादी होने के बावजूद उनके साथ एक बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था।
श्वेत और अश्वेत के अलावा वहाँ पर मिश्रित नस्ल के लोग रहते थे जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। और चौथा टाइप था जो भारत से गए हुए लोग थे। गोरे शासक गोरों के अलावा सबको छोटा और नीचा मानते थे और इवन के बाकी किसी को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए बहुत ही दमनकारी थी। उन्हें अलग बस्तियों में रहना पड़ता था। परमिट होने पर ही वे कहीं जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, प्रत्येक जगह इवन के सार्वजनिक शौचालय तक में भी गोरों और कालों के लिए अलग अलग इंतजाम थे। हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग करने की या पृथककरण की कोई इंतजाम था। इवन के काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या गिरजाघर में भी जा नहीं सकते थे और अश्वेतों को विरोध करने के लिए कोई संगठन बनाने का अधिकार भी नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया और इसी संघर्ष के बावजूद बनाया गया एक संगठन जिसका नाम था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। जैसे भारत में बनाई गई थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक ऐसे ही अफ्रीका में बनाई गई है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। इसमें मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार संवेदनशील लोग भी शामिल थे और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए हुए और नेता भी थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या भी करवाई और अपने दमन चक्र को जारी भी रखा। तो उसके बाद लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार को ये लगने लगा, एहसास होने लगा कि जोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं किया जा सकता। मजबूरन सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। यहाँ पर ये नहीं है कि अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, बल्कि ये है कि अंग्रेज जो थे वो कहते हैं हम अपनी नीतियां बदलेंगे, आप लोगों को साथ में लेकर यहीं पर जमे रहेंगे। 28 वर्षों तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया और 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। यहाँ पर हम एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में जो है ये डरबन समुद्र तट है। अब आपको देखो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि डरबन समुद्र तट कहाँ पर है, ये डरबन कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। और ये जो हम देख रहे हैं बोर्ड लिखा हुआ है, ये बोर्ड जुलू भाषा में लिखा गया है और जहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें नहाने का जो अधिकार है वो केवल श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। तो देखिए किस प्रकार का जो वितकरा है, जो भेदभाव है दक्षिण अफ्रीका में अपनाया जाता था। अब जो नए लोकतांत्रिक अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए जो गोरों ने हमारे ऊपर जुल्म किए हैं उन्हें भूल जाएं। नेल्सन मंडेला की एक बात बहुत खास थी कि वो देखो खुद 28 साल बहुत ही भयावह रोबेन द्वीप पर रहकर इतनी भयावह जेल काट कर आए थे और अब जब अंग्रेज इस बात के लिए मान गए थे कि समान अधिकारों के साथ एक नई सरकार बनाई जाएगी, तब नेल्सन मंडेला ने अपने एक बड़े दिल और बड़े व्यक्तित्व का मुजाहरा करते हुए इस बात को अपने लोगों के सामने रखा कि हम गोरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा गोरों ने हमारे साथ किया है। अब सभी नस्लों के स्त्री पुरुष समान लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने वाले और मताधिकार पर आधारित एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण होगा। अब वो पार्टी भी थी जिसने दमन किया और वो पार्टी भी थी जिसने दमन को सहा। इन सब ने एक साथ मिलकर एक नए संविधान के लिए अपने हाथ बढ़ाए। उसके बाद है आज दक्षिण अफ्रीका जब संविधान बना, लगभग 2 साल पूरे चर्चाएं चली और एक बहुत ही खूबसूरत संविधान हमारे सामने आया। तो आज दक्षिण अफ्रीका इस बात का दावा करता है कि उनका जो देश है वो इंद्रधनुषी देश है। इंद्रधनुषी जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग रंग के लाइनें होती हैं और वो सब मिलकर ही एक इंद्रधनुष बनता है,
वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग नस्ल के लोग भी मिलजुल कर रहते हैं। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान ने नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए इतने कभी किसी ने नहीं दिए थे। मुश्किल से मुश्किल मामलों को बड़े अच्छे ढंग से सुलझाने का प्रयास किया गया और ये भी फैसले लिए गए कि हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी, चाहे वे गोरे हों या अश्वेत हों। अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना बहुत खूबसूरत ढंग से यह व्यक्त करती है कि सबकी भागीदारी कितने जोर से सुनिश्चित की गई। दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों से की निंदा की जाती थी, आज वो एक मॉडल के रूप में देखा जाता था और ये सब हुआ वहाँ पर अगर मिलजुल कर सरकार बनाई गई। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक दूसरे से ये वायदा करता है कि रंगभेद, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। साथ में ये भी घोषणा पत्र दिया कि श्वेत हो, अश्वेत हो, स्त्री या पुरुष हो, सभी को पूर्ण रूप से देश में रहने का हक है, क्योंकि ये देश सभी का है। फिर बात आती है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से ही अभी भी हम आगे अपनी लेसन को पढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जब सरकारें रल मिलकर बनाई गई तब गोरों के मन में ये डर था कि कहीं उनके साथ, क्योंकि उनकी संख्या 1/4 है, कहीं उनके साथ अब जो है भेदभाव शुरू ना हो जाए। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों एक बात पर तो तैयार हुए कि एक व्यक्ति एक वोट और बहुमत का शासन। बहुमत का शासन ये है कि ज़्यादा लोग जिस बात को कह देंगे वही बात लागू होगी। और दूसरा, एक व्यक्ति एक वोट, इसका मतलब एक व्यक्ति की वोट को एक ही माना जाएगा और उसकी वैल्यू भी एक ही होगी। गरीब लोगों और मजदूरों को कुछ बुनियादी अधिकार भी दिए गए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि वो सारे फैसले अपने आप नहीं लेंगे, बल्कि वह हर चीज़ में अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की ज़मीनों पर कब्जा भी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला था कि क्योंकि अब बहुमत में कौन थे, बहुमत में अश्वेत थे, लेकिन फिर भी गोरों का किसी भी प्रकार का दमन नहीं किया जाएगा। ये जो सांत्वना है किन्होंने दी, अश्वेत लोगों ने दी। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका था कि जो भी फैसले किए गए हैं उन्हें लिख दिया जाए, क्योंकि देखिए समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और कोई भी व्यक्ति सदा के लिए जीवित नहीं रहता। नेल्सन मंडेला या कोई भी महान राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति जो है सदा नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन विचार और लिखी हुई चीज़ें सदा रहती हैं। इसीलिए जो फैसले श्वेत और अश्वेतों के बीच लिए जा रहे थे उन्हें लिखित रूप देने का समय आ गया था, और यही लिखित रूप जो होता है वही संविधान कहलाता है। अब कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए और इस बात पर भी सहमत हुए कि नियम सबसे ऊपर होंगे। कोई भी सरकार हो किसी भी हालत में इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। देखिए कि हर देश की रचना, सिर्फ हम यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की बात नहीं कर रहे, प्रत्येक देश में एक अपना संविधान होता है, चाहे लोकतंत्र हो या ना हो। दूसरी बात, प्रत्येक लोकतंत्र देश में संविधान अवश्य ही होता है। हर संगठन में कायदे कानून होते हैं। सिर्फ आप देश की बात मत कीजिए, प्रत्येक संगठन के अपने कायदे कानून होते हैं, एक संविधान होता है जिसके हिसाब से वो आगे बढ़ता है। संविधान है क्या चीज़? लिखित नियमों की ऐसी किताब जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग जो हैं मानते हैं। इसके लगभग 4 काम हैं। पहला, लोगों के बीच ये भरोसा और सहयोग विकसित करता है कि हम सब मिलकर रह सकते हैं। दूसरा, सरकार का गठन कैसा होगा और फैसले लेने का अधिकार किसको होगा। तीसरा, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और ये भी बताता है कि नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं। चौथा, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। देखिए, ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपना संविधान बनाया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद खुद फ्रांसीसी लोगों ने राजा के होते हुए भी, लुई 16वें के होते हुए भी अपना लोकतांत्रिक संविधान बनाया। इसीलिए संविधान जो है किसी भी देश की आत्मा होते हैं और उसके हिसाब से ही कोई देश कार्य करता है। फिर बात आती है भारतीय संविधान की। दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारतीय संविधान बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरा।
विभाजन से जुड़ी हिंसा के कारण कम से कम 10 लाख लोग मारे गए। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या थी ही। दूसरी समस्या थी कि हमारे 565 रियासतें थी जिनको अंग्रेजों ने अपनी मनमर्जी करने की इजाज़त दे दी, जिस समय देश के टुकड़े किए गए। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और गोरों ने कहा कि एक हिस्सा भारत का, एक पाकिस्तान का, और 565 रियासतें हैं, उनकी मर्जी कि वो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में हों या आज़ाद रहें। ये बहुत बड़ी समस्या थी कि इनका विलय किया जाए भारत के अंदर। तो इसीलिए, और उसी समय में संविधान भी लिखा जा रहा था। इसीलिए संविधान लिखते समय बिल्कुल भी चैन की सांस लेने जैसा माहौल नहीं था, या ऐसा माहौल नहीं था जैसा आज हम देख रहे हैं। तो संविधान निर्माण का जो रास्ता है ये मुश्किलों भरा जरूर था, लेकिन हाँ, आज हमारे पास एक ऐसा संविधान है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से माना जाता है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ विदेशी सत्ता के खिलाफ नहीं था, बल्कि हमारे समाज के लोगों को जगाने के लिए भी था। आज़ादी के संघर्ष के दौरान तीखे मतभेद भी थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने अपना एक संविधान लिख लिया। 1931 के कराची में हुए भारतीय संविधान में भी ये प्रस्ताव रखा गया कि कैसा संविधान हो सकता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा, ये बुनियादी मूल्य थे। हाँ, ये बात बहुत फिर भी सांस लेने वाली राहत भरी हो सकती है कि हम पहले से ही तैयार थे कि कौन सी चीज़ें तो निश्चित रूप से हमारे संविधान में होंगी। ये हमें तुरंत नहीं सोचनी पड़ी। 1937 के बाद जो चुनाव हुए उसमें प्रादेशिक असेंबलियां तो बनी। हालांकि भारतीयों को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे, लेकिन ये भी हमारे भारत सरकार के संविधान के अंदर बहुत अच्छे ढंग से अपनाया गया है, जो कि था 1935 का भारत सरकार कानून। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों से चले चिंतन और बहसों से भी काफ़ी लाभ पहुंचा और इसे अपनाने में किसी को हिचक भी नहीं थी। अब इसके बाद हम बाकी का पार्ट हम जो है अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन अब हम मोटे मोटे पॉइंट्स कर लेते हैं कि बुनियादी नियमों का सम्मिलित रूप जिनका पालन सरकार और नागरिक दोनों करते हैं वो संविधान कहलाता है। इसकी आवश्यकता हमें क्यों है? क्योंकि विभिन्न लोगों के बीच समन्वय का कार्य करता है। सरकार का निर्माण, सरकार का ढांचा, शक्तियाँ और सरकार के लोगों के संबंध इत्यादि निश्चित करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। दक्षिण अफ्रीका की लोकतांत्रिक सरकार संविधान जो है वो गोरों के शासन से मुक्त करवाने से लेकर नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में बहुत कड़े संघर्ष से गुजरा है। नेल्सन मंडेला को 1964 में कैद किया गया और 28 वर्ष जेल में रहना पड़ा। 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ और संविधान बनने में 2 वर्ष लगे। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से लेकर 1989 के बीच लोगों के साथ नस्ली भेदभाव और बुरा बर्ताव करने की शासन व्यवस्था थी। उसके बाद आता है संविधान के कार्य। लोगों में जरूरी भरोसा और सहयोग का विकसित करना, ये स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसा होगा, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। फिर उसके बाद है भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। सबसे पहली बार 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान की सूचना का विस्तृत वर्णन किया। सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ और इसकी पहली बैठक जो थी दिसंबर 1946 में हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा जो थी वो अलग अलग हो गई। पहले 389 सदस्य थे, लेकिन जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था तो सदस्यों की संख्या जो थी 299 थी। बुनियादी बातें जिन पर सभी का सहमति थी, एक था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार जो वयस्क हैं, स्वतंत्र और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा। और 1928 के मोतीलाल नेहरू और 8 सदस्यों ने भारतीय संविधान लिखा, वो भी हमारे संविधान का आधार बना। 1931 में कराची के अधिवेशन में भी एक रूपरेखा तैयार की गई कि कैसा संविधान होगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, वर्षों से चली आ रही चिंतन और बहसें, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र का कामकाज, अमेरिका के अधिकारों की सूची, रूस की समाजवादी क्रांति और संविधान सभा के अंदर हुई बहसें, ये सब आधार बनती हैं हमारे संविधान का। फिर हम बात करेंगे प्रमुख आवाज़ों की। इसमें है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म 1875 से 1960 के बीच में हुआ।
और गुजरात में हुआ। अंतरिम सरकार में ये गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, वकील, बारदोली सत्याग्रह के बहुत बड़े नेता और भारतीय रियासतों के एकीकरण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। उसके बाद है सरोजिनी नायडू। 1879 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1949 में हुई। आंध्र प्रदेश से हैं। कवित्री, लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। फिर है अबुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म 1888 में हुआ है, मृत्यु 1958 में हुई। सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ। बहुत बड़े शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी विद्वान, राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता, कांग्रेस नेता, बाद में बने शिक्षा मंत्री। टी कृष्णाचारी, ये 1899 में इनका जन्म हुआ। 1974 में इनकी मृत्यु होती है। तमिलनाडु में जन्म हुआ इनका। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। बहुत बड़े उद्यमी और कांग्रेसी नेता, बाद में वित्त मंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1884 में जन्म, 1963 में इनकी मृत्यु होती है। ये बिहार से थे। इनका जन्म बिहार में हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वकील और चंपारण सत्याग्रह के मुख्य नेता। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और देश के पहले राष्ट्रपति। उसके बाद है जयपाल सिंह। 1903 में पैदा हुए। 1970 में ये परमात्मा को प्यारे हुए। जन्म इनका झारखंड में हुआ। ये बहुत बड़े खिलाड़ी और महान खिलाड़ी, शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक, अध्यक्ष और झारखंड पार्टी के संस्थापक। फिर है एच.सी. मुखर्जी। इनका जन्म 1887 में हुआ। 1956 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म बंगाल में हुआ। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से आपको सदा एक क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष तो सभी जानते हैं, उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। लेखक, शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य और बंगाल के राज्यपाल। जी दुर्गाबाई देशमुख। 1909 में इनका जन्म हुआ। 1981 में इनकी मृत्यु हुई। आंध्र प्रदेश से हैं ये। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र प्रदेश सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक सदस्य भी रही, अध्यक्ष रही। इस प्रकार से हम अपनी वीडियो में संविधान निर्माण के पहले भाग को पढ़ते हैं। अगली वीडियो में अगला पार्ट करेंगे। फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, एक अंत में क्विज। इसके साथ ही आप अपनों का बहुत ध्यान रखिए, खूब मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए ही हमें ये जन्म मिला है, उस उद्देश्य को पूरा करना है। इसीलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।